हेलो एंड वेलकम टू अनदर लाइव एपिसोड ऑफ लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता। आज मैं आपके साथ फिर से एक बार लाइव जुड़ी हूँ और इस बीच इससे पहले कि मैं अपना लाइव आपको स्टार्ट करके अपने गेस्ट को इनवाइट करूं, मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमारे साथ बहुत ही मैं यूं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड आप हो सकते हैं इनकी स्टोरी जान करके, क्योंकि इन्होंने ना केवल माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है बल्कि पूरे वर्ल्ड की अक्रॉस द वर्ल्ड 5 टॉप मोस्ट पीक को फतेह किया है। आज हम मिलने वाले हैं मिस मेघा परमार के साथ और उनसे बातचीत होगी हमारी। हम ये भी जानेंगे कि इस तरह से उन्होंने तैयारी की और इस वक्त उनके एजेंडा लिस्ट में क्या क्या है और कितने पीक्स वो कवर करना चाहती है, और आखिरकार इस वक्त वे नई जनरेशन को, जो हम कहते हैं जेन जी, उन्हें क्या इंस्पिरेशन देगी। आइए देखते हैं इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है कि नहीं लाइव। या मेघा जी, लेट्स गो लाइव ओनली ऑन लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता। तब मेघा जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? आपके सभी दर्शक कैसे हैं? मेरे दर्शक बहुत ही उत्सुक है आपके बारे में जानने के बाद। मुझे काफी डीएम्स भी आए थे। सबसे पहले तो हम आपके बारे में जब बातचीत कर रहे थे ऑफलाइन, हमने यह जाना कि आप बहुत ही मैं यूं कहूंगी बहुत ज्यादा एडवांस विलेज से नहीं आती हैं। हम्म। एंड उस विलेज से माउंट एवरेस्ट तक का सफर कैसा हुआ आपका? ये कौन सा फिल्टर आता जा रहा है यार? कभी बहुत सुंदर होती जा रही हूँ, कभी ऐसी ओके। तो माउंट एवरेस्ट तक का सफर काफी अच्छा रहा। काफी सारी कठिनाई, काफी सारे चैलेंजेस रहे। पर जैसा कि आपने बताया लवली जी, कि जिस गांव से मैं आती हूँ वहाँ ये सोचना भी बहुत कठिन बात थी कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है या एवरेस्ट पे जाना है। तो कई सारे जो बच्चे या कई सारे लोग ऐसे इसमें जुड़े होंगे। कई बार हमारे आसपास ऐसी चीजें नहीं होती और हमको लगता है कि चीजें नहीं है इसलिए हम उन चीजों के लिए बने नहीं है। और हमारे विजन भी बड़े छोटे हो जाते हैं कि यदि दुकान दिख रही तो अच्छा मेरे को बिजनेस करना चाहिए, या आपको कोई आसपास खेती किसानी चीजें दिखती तो हमको लगता है हमें किसानी बनना चाहिए, नौकरी वाले लोग दिखते हैं तो हमको लगता है हमें जॉब ही करना चाहिए। पर इन सब दायरों से एडवांस निकल कर जो हमारे आसपास नहीं है वो भी आप यदि सोचोगे तो वो भी आप कर लोगे। तो ये मुझे मेरे गांव से निकलने के बाद रियलाइज हुआ और एवरेस्ट करने के बाद फील हुआ। बट वाई माउंट एवरेस्ट? आपके चाइल्डहुड में कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस आपने सामना किया या किसी की प्रेरणा आपको मिली? माउंट एवरेस्ट सीधा निगाह एकदम फतेह पे। शुरुआत में तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैं कई बार जिक्र भी करती हूँ कि मेरे जब मैं 12th पास की थी तब मेरे सपने यही थे कि कहीं मेरी सगाई वगाई हुई हो या शादी वादी हो तो उनके घर फ्रिज होना चाहिए, वो मुझसे राख से बर्तन ना मंजवाए। और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मम्मी को हमेशा देखा था कि वो रक्षाबंधन संक्रांति पे बाहर निकलती है तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा और बाहर निकाल दे कभी कभी। और कोई ड्रीम नहीं, कोई सपना नहीं। पर जब मैं कॉलेज में आई, मेरी मैडम टीचर्स ने मुझे सभी चीजों में पार्टिसिपेट कराया, तब मुझे समझ में आया कि पढ़ने में तो मेरा न्याल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पढ़ने में बड़ी कमजोर थी। तो पढ़ाई वाला चीज साइड हो गया, अब लगा खेल। तो खेल में हम लोग, मेरा पहला कुश्ती हुआ, फिर बौद्धिक इन सब कामों में मैंने पार्टिसिपेट किया। तो मुझे लगा कि हाँ, स्पोर्ट्स में मेरा कुछ हो सकता है। पर मेरी हम लोगों का एक एज फैक्टर भी होता है स्पोर्ट्स शुरू करने के लिए। तो उस समय जब मैं सोच रही थी तो मैं ऑलरेडी 21-22 वर्ष की थी। तो अब खेल शुरू करोगे और फिर वहां तक जाओगे तो एक लंबा टाइम निकल जाएगा। तब मैं छोटी छोटी जब जॉब कर रही थी, ढेर सारे अखबार पढ़ने पड़ते थे। सडनली एक दिन जब पढ़ा कि अखबार में पढ़ा कि एमपी के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया, क्लिक हुआ। लड़के ने किया मतलब लड़की ने किया कि नहीं किया, गूगल करते। गूगल किया, पता चला कि बछेंद्री पाल मैम जी ने 32 साल पहले किया और एमपी से किसी लड़की ने नहीं किया। तो वो थॉट तुरंत आया, लड़की ने नहीं किया, वो लड़की मैं भी तो हो सकती है ना, मैं भी तो एमपी से आती हूँ। तो वहां से थॉट डेवलप। थॉट डेवलप होकर उसके स्टेप्स एंड देन फाइनली वहां तक, ये सफर आसान डेफिनेटली नहीं हुआ होगा। एंड आपने जब माउंट एवरेस्ट को जीता, जब वहां पर तिरंगा लहराया, तो आपकी उम्र सिर्फ 25 ईयर्स थी। 25 ईयर्स ट्वेंटी में, फोर जैसा कि आपने कहा, ओ सॉरी 24। एंड उस उम्र में जनरली लड़कियों की शादी होती है, हो भी जाती है, अभी भी हो रही है, एंड उन्हें बेबी प्लानिंग बोला जाता है। बट 24 ईयर्स में आपने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करके, फतह करके, आपने पूरी दुनिया वहीं से देख ली। हाँ मतलब जब आप जब नेपाल गई थी
एवरेस्ट की चढ़ाई अपने आप में बड़ी कठिन थी, जहाँ 2 महीने का एक्सपीडिशन में रात रात भर चलना, एज ए वुमन आपको पीरियड्स 2 महीने कंटिन्यू आना, रैशेज होना, चेहरा पूरा जल जाना, खून टपकते रहना। वहां मैं भोजनगर की भी नहीं थी, वहां मैं मेघा परमार भी नहीं थी, वहां मैं मध्य प्रदेश की भी नहीं थी, वहां मैं भारत की थी, इंडिया, पीछे मेरा नाम लगा हुआ है, इंडिया की क्लाइंबर है। और जब वो भारत का 3 रंग का झंडा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे, मतलब जहाँ 52 -52 डिग्री टेम्परेचर हो कि उंगलियां निकालेंगे सिंपल तो उंगली काटनी पड़ जाएगी, उस टेम्परेचर में जब हम हमारे भारत का झंडा निकालते हैं ना, और शेरपा जब पिक्चर क्लिक करता है, मतलब एक फील होता है भारतीय होने का और झंडे का वहां पहुंचने का। और पूरे मध्य प्रदेश की नारी का मैं नेतृत्व कर रही थी उस समय, पूरी नारी शक्ति के रूप में, क्योंकि वहां पहुंची थी, तो एक अलग ही फील हो रहा था, और एक अलग इंसान बन के वहां आते हो। तो उस समय तक ये वाला ड्रीम नहीं थे, पर वो वाला ड्रीम जरूर थे कि कुछ करना है जीवन में। मेघा जी, आप क्यों ना कुछ तैयारियों के बारे में बात करें, ताकि जो हमारी ऑडियंस देख रही है कोई ना कोई शायद अगली मेघा बन सके। आपने कहा कि पीरियड्स रेगुलरली 2 महीने तक आते हैं। 3 दिन में माने अच्छी अच्छी जो लेडीज होती है उनकी बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हार्मोनल डिस्टरबेंस हो जाते हैं। तो इस एस्पेक्ट पे बात करें, और साथ ही साथ आपकी तैयारी कैसे हुई माउंटेनियरिंग की वो भी बताएं। क्या क्या स्टेप्स आपने लिए? जरूर। जब मैं वहां गई तो मैं ये बताना चाहूंगी, जिस तरह से आपने जिक्र किया हार्मोनल इम्बैलेंस का, तो वहां क्या होता है, हमारे हार्मोन्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं। सो वहां पर इसीलिए हमें 2 महीने तक कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, ब्लड का कलर रेड की जगह येलोइश तक तब्दील हो जाता है। पहले मुझे मेंस्ट्रुअल कप और इनके बारे में भी नहीं पता था, तो मैं सैनिटरी पैड यूज करती थी, तो पैर ऐसे छिल जाते हैं कि ऐसा लगता है चिंपांजी की तरह चलो। महिलाओं का हमारा जो डाउन सूट होता है उसकी चेन ऐसे होती है कि मेन के लिए डिजाइन होता है ना, हम सीट हार्नेस पहन लेते तो वुमन सीट हार्नेस खोल भी नहीं पाती है, तो वो पानी कम पीती है ताकि यूरिन ना जाना पड़े बार बार। तो हमें डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, हमारा यूरिन का कलर रेड हो जाता है, होंठ सफेद पड़ जाते हैं, खून टपकता रहता है होंठों से क्योंकि वो फट जाते हैं। पर हम लोग के पास एक चीज है जो ईश्वर ने दी है, हम मेंटली बहुत प्रिपेयर है। 60% जो, यदि हम 100% में कहें तो लड़कियों के सक्सेसफुल ज्यादा रेट होते हैं, 40% मेन के होते हैं। हम, मैं अपने खुद के सामने बताती हूँ, एक अंग्रेज क्लाइंबर थे 7 फीट लंबे, उनकी पर्सनालिटी देख के हम सारे क्लाइंबर बोलते थे यार ये हम सबसे बेस्ट होगा। पर जब क्रवास के ऊपर एक बड़ा सा लेडर था, हम लेडर को, एक रोप होती है नीचे बड़ा सा क्रवास था, जब पार करते जिग जैग बहुत तेजी से वो हिलता है, वो क्लाइंबर जब उसको पार करा था उसके पैर कांप रहे थे, और उसने वापस वापस पलट के बोला कि मेरे से नहीं हो सकता, उसने गिव अप कर दिया। जिसको देखकर हम लोग सोच रहे थे कि हम सब तो कुछ नहीं लगते होंगे, क्या क्लाइंबर है, क्या पर्सनालिटी, क्या क्लाइंब करेंगे। सो कोई सा भी गेम हो, मेघा जी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। मैं, आपने कहा कि आप उन्हें देखकर इंस्पायर हो रहे थे, आप लोगों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद जीत ले। उस मोमेंट पे जब ऐसे क्लाइंबर गिव अप करते हैं, अपने आप को पुश करना कैसा होता है? तब हमारी शेरपाओं ने बताया कि शेरपा की हाइट तो फिर भी कम कम होती है ना, वो छोटे छोटे होते हैं। तो उन्होंने कहा शरीर से कुछ नहीं होता, पर दिमाग से होता है, दिमाग से। फिर उन्होंने कहा कि जीवन का ले लो, पहाड़ का ले लो, कुछ भी ले लो, 60-70% ये काम आता है, 30% आता है जो दिखता है वो। तो ये जीवन का रूल उस समय समझ में आया कि यहाँ से है जो कुछ भी है, बाकी कुछ नहीं है। अब आती है तैयारी की बात। कई सारे जो बहुत प्यारे प्यारे दर्शक यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं, जो नोट कर रहे हैं, और उनमें से हो सकता है कुछ बहुत अच्छे क्लाइंबर या एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या अपने फ्यूचर वाले जनरेशन को लाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं बोलना चाहूंगी। और यहाँ मैं बहुत सारे पार्टी वाले कमेंट देख रही हूँ, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इस समय मैं कोई राजनीति पृष्ठभूमि से नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है, और उस नाते यहाँ आई हूँ। तो कोई भी दल से आप यदि यहाँ मौजूद है तो प्लीज वैसे वाले कमेंट ना करें। तो अब बात करते हैं तैयारी की। तो हुआ ये कि जब हम लोग एवरेस्ट की तैयारी करते हैं, किसी भी एक्सपीडिशन की करते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि भारत में से 5 इंस्टीट्यूट है जहाँ से ट्रेनिंग हो सकती है। सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हो सकते, कुछ बहुत जुनूनी होते हैं, और हमको लगता है ये बच्चा कैसा कूद पड़ांग कर रहा है, इसको एडवेंचर में जाना चाहिए। पर एक टाइम के बाद हम भूल जाते हैं कि भेजे का। तो उनके लिए खासकर भारत में से 5 इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने के लिए जा सकते हैं। पहला है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तरकाशी में है। दूसरा है दार्जिलिंग हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि दार्जिलिंग में। और आपको पता है ये दुनिया का पहला माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट था, दुनिया का। जस्ट इमेजिन,
हमने दूसरे बाकी लोगों को बोला है कि आओ हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करो आप। फिर अगला जो है वो है अटल बिहारी माउंटेन इंस्टीट्यूट, मनाली हिमाचल प्रदेश, जहाँ से मैंने काफी सारी ट्रेनिंग करी और जहाँ से मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी थी। सो ट्रेनिंग के दरमियान मेरे एक क्लाइंबर की गलती से, तो इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं था। अगला है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि जम्मू कश्मीर पहलगाम में, जहां आपको लेह लद्दाख लेके जाया जाता है, जहां आपको क्लाइंबिंग का और जहां हवास की ट्रेनिंग होती है, जहां हमारे भारतीय सेना जितने भी सैनिक है, जो एक ग्लेशियर है वहां पे, जो बाकी ग्लेशियर ब्लू ग्लेशियर होते हैं, वो ग्लेशियर ब्लैक है क्योंकि वो सबसे पुराना ग्लेशियर है। तो हमारे यहाँ जितनी भी आर्मी की टीम है जिनको ट्रेन करके रखा जाता है 6000 मीटर के पहाड़ चढ़ने के लिए, हमेशा कहते हैं ना कि युद्ध कभी भी हो सकता है, इसलिए ऐसा थोड़ी नहीं कि हथियार में धार उसी दिन करोगे। तो उनकी ट्रेनिंग हमेशा वहां चलती रहती है। तो मैं जो भी लोग यहाँ सुन रहे हैं उनके लिए भी यही है कि यदि आपको अपने जीवन का कोई सा भी युद्ध लड़ना है या सोच रहे हो तो उसकी तैयारी पहले से रखें। तो उस तैयारी में से जो मैं आपको पार्ट बता रही हूँ। और अंतिम है निमास, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और जो बहुत बहुत सुंदर और बहुत खतरनाक ट्रेनिंग कराता है। तो इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट से आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग का कोर्स कर सकते हो, इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, बहुत अच्छे क्लाइंबर बन सकते हो, बहुत अच्छे स्की करने वाले इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, और किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो। मेघा जी, घर में सपोर्ट पूरा मिला जब आपने यह इच्छा जाहिर की कि मैं एडवेंचर में जाऊंगी, और वो भी माउंट क्लाइंबिंग में? वो कोई प्रॉब्लम हुई कभी? नहीं नहीं, घर से स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो है उनको समझाना भी बहुत कठिन काम होता था। वे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, लोग उनको बोलते थे अरे तमाई छोड़ी पहाड़ पहाड़ जाती फिर वहां तो छोरा उन रहे हैं। मेरे पापा बोलते थे वहां तो भालू भी रहे हैं, कहीं करूँ मैं। तो ये वो टाइमिंग था कि लोग उनको बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत ताना मारते थे, कई शब्द वो मुझ तक नहीं पहुंचाते थे, पर कई बार वो इतना परेशान हो जाते थे कि वो मुझको बोलते थे मत कर बेटा, तू कहीं कर रही है, हमें कहीं समझ नहीं आ रही हूँ, कहीं होएगो ऐसे, फिर कहीं नौकरी लग जाएगी कहीं। और मैं अंत में उनको यही बोलती थी हाँ भाई सरकारी नौकरी लग जाएगी, बस हमारे करने दो आप। तो मम्मी पापा को मनाना बहुत कठिन काम था, जिस परिवेश से मैं आती हूँ वहाँ समझाना बहुत कठिन था। लड़के लड़की को मैं ये कहूंगी कि आपके पेरेंट्स आपके साथ होने चाहिए, समाज और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके माँ बाप आपकी ढाल है, यदि वो आपके साथ है आप कोई सी भी लड़ाई लड़ लोगे, इसलिए उनका ट्रस्ट हमेशा जीत के रखना। तो मैं उनको जी। सब कुछ सच सच बताती थी, भले वो मुझसे नाराज होते थे, पर कोई भी ऐसा काम नहीं करती थी कि जिससे उनको मेरे को बताने में शर्म आए। शर्म नहीं आएगी तो लड़के बोलूंगी पहाड़ चढ़ना है, ये करना है, वो करना है, बट एट द एंड वो मान जाते थे। मेघा जी, चिंता भी होती होंगी? सबसे खतरनाक जो चिंता हुई थी, मेरे पिताजी के पास पहले छोटा फोन था, बड़ा वाला फोन स्मार्टफोन नहीं था। तो जब मैं एवरेस्ट गई तब जाने से पहले मैंने की तुम एवरेस्ट का वीडियो देख जो पापा। तो जब मैं गई एवरेस्ट बेस कैंप पर, जब एक ही बार होती है बात अपने पापा मम्मी से वहां पे, तो मेरे पापा तब एवरेस्ट के वीडियो देख चुके थे, बोले छोरी तूने तो किसी नौकरी लग जाए, तूने ऐसी थोड़ी नहीं की थी कि वहां मर भी जाए, वहां की जगह तो मर जाए। तो मैंने की पापा जो जवान रहे आर्मी वाला, उनका पापा मम्मी भी तो उनके भेजे हैं नहीं लड़ने के लिए, और उनके तो यो पता रहे कि जरूरी नहीं कि इन्हीं बार मारो बच्चों गयो है, वैसे को वैसे आएगा। तो उनके माँ बाप उनको कैसे भेजते होंगे, जस्ट इमेजिन। और जब मैं पहाड़ पे जाती थी तो वहां हम लोगों को सब क्लाइंब करके टेंट लगाना होता है। मैं हर बार ये सोचती थी कि आर्मी के जो हमारे जवान होते हैं वो साइड पे पहुंचने के बाद टेंट लगाते नहीं, लड़ते। कैसे लड़ते होंगे वो। तो ये सब बातें जब मैं मेरे पेरेंट्स को बताती थी तो वो डरते भी थे और उनके अंदर बूस्ट अप डोज भी जाता था। तो पेरेंट्स करेक्ट। को मनाने का यही तरीका है। माउंट एवरेस्ट के अलावा 5 टॉप मोस्ट पीक अक्रॉस द वर्ल्ड, एक के बाद एक के बाद एक, ये सिलसिला आगे कब तक जारी रहेगा? अ, अब मेरा फुल स्टॉप लग गया है फाइनली। मैं एज ए 2022 के बाद से एज ए कोच के रूप में हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बाद और लोगों को चढ़ना चाहिए। मेरा बहुत हो गया, मैं चढ़ ली हूँ, मैं संतुष्ट हूँ मेरी प्रसिद्धि से, मेरे पर्वतारोहण के एक समय से। जब पर्वत देवता ने मुझको भी फील करा दिया कि तुमने चढ़ लिया अब किसी और को भेजो, अब मैं उस लाइन में लगी हुई हूँ। मैंने जब 5 महाद्वीप के हाईएस्ट माउंटेन चढ़े तो मुझे दुनिया देखने का मौका मिला। जहां मैं जब अफ्रीका पहली बार गई, अफ्रीका महाद्वीप का हाईएस्ट माउंटेन किलिमंजारो चढ़ने के लिए, तो वहां के वेदर, क्लाइमेट चेंज, वहां के लोग, वहां का व्यक्तित्व, वहां का खान पान, नेचर, सब कुछ देखने को मुझे मिला। तो मुझे आधा दुनिया घूमने का मौका मिला। जब मैं यूरोप महाद्वीप का हाईएस्ट माउंटेन सबमिट करने के लिए गई, एल्ब्रस, तो वहां मैंने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हारे।
क्योंकि वहां क्लाइंबिंग हम जब करते हैं तो दो आइसक्रीम के नुमा हमारा पहाड़ दिखता है, पर वेदर तुरंत चेंज हो जाता है, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बहुत स्नोफॉल। तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है क्लाइंबर कि वो डाउन सूट पहने, कि वो विंड करे, या गर्मी आ जाएगी तो तुरंत डाउन सूट निकाले। तो ये मुझे बहुत सीखने को मिला। और वहां पे मुझे देखा कि हमारे देश के जो एक्टर है, बाकी एक्टर को नहीं जानते पर मिथुन जी को वो जानते हैं, जिमी जिमी। ये चीज मुझे कितनी प्रभावित की कि यार भारतीय खान पान, भारतीय चाय क्या लोग दुनिया फैन है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई तो मैंने देखा कंगारू पहली बार, वहां की ग्रीनरी, वहां का नेचर, वहां की इंडियन की डिमांड कितनी है, ये सब मुझे देखने को मिला। जब मैं ऑस्ट्रेलिया के बाद माउंट अकंगो गई, साउथ अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन, तब मुझे लगा कि मुझे इंसान देखने की जिज्ञासा हुई थी। वहां मुझे बहुत इंसान कम दिखते थे, या तो सब घरों में दिखते थे, कारों में दिखते थे, या दुकानों में बंद दिखते थे। तो मैं कहती थी यार कितने कम लोग हैं। जो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी थी मुझे लगता हाँ अब मैं दुनिया में हूँ, यहाँ इंसान ही इंसान दिख रहे हैं। तो हम लोग कितने सोशल हो जाते हैं इंडिया वाले लोग कि अब उन्हें एक टाइम के बाद ऐसा लगता है। अकंगुआ ऐसा पहाड़ था जहाँ पानी में मिनरल्स कम होने की वजह से कंटिन्यू लूज मोशन लगे हुए होते हैं। 2 लीटर पानी में आपको कैंप 3 तक जिंदा रहना है, वहां रहना है कई दिनों तक। तो वहां हालत बहुत खराब हो जाती है, तब आपको पानी की वैल्यू ज्यादा समझ में आती है। इन सब चीजों को करने के बाद, पहाड़ चढ़ने के बाद बहुत आत्ममंथन होता है। और आपको एक समय के बाद लगता है कि आपने अब कर लिया है, अब समय आ गया आपको किसी और को करना है। मेघा जी, फाइनेंशियली इस कोर्स को करने की अगर बात करें, सब इतने फाइनेंशियली इक्विप्ड नहीं होते हैं, तो आपकी जर्नी में फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से और कैसे मिला? से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि जब मैंने 25,000 हाथ में नहीं देखे थे, तो 25 लाख एवरेस्ट के लिए इकट्ठा करना बहुत कठिन था। तो मुझे लगता है कि ये हमें सबको आना चाहिए। हम हमारी मार्केटिंग कैसे करते हैं, आज यदि आपको कोई चीज बेचनी है या आपको एक स्पॉन्सरशिप लेनी है, तो सब में आपको सामने वाले को अपना फायदा दिखाना होगा। तो जब मध्य प्रदेश सरकार को मैंने उनका फायदा बताया कि मध्य प्रदेश की कोई लड़की नहीं गई है, मेरी तो जान तक जा सकती है, दूसरे गेमों में हारोगे जीतोगे, यहाँ आप जिंदा रहोगे या मर जाओगे, पर मैं मध्य प्रदेश के लिए ये करना चाहती हूँ। तो मध्य प्रदेश सरकार को लगा हाँ 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 तो स्पॉन्सर करना चाहिए। उपलब्धि मेरी भी थी, मध्य प्रदेश की भी थी, सो वहां स्पॉन्सरशिप मिली। फिर ऐसे कई सारे स्पॉन्सर्स थे जिनको अपना लोगो, किसी को ऑस्ट्रेलिया पहुंचाना है, ऑस्ट्रेलिया के टॉप पे, तो किसी को कहाँ पहुंचना है, पर मैं उन सबको इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उनकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो किसी क्लाइंबर पे भरोसा करके लगाते हैं, तो हमारा फर्ज बन जाता है। हर अखबार में जहां जहां मुझे जगह मिली, मैंने अपने हर स्पॉन्सर का जिक्र किया कि इन्होंने मुझे 2 लाख रुपए मेरे इस इक्विपमेंट के लिए दिए, यहाँ दिए, वहां दिए, ताकि कल से और लोगों का दिल बड़ा बने और वो दूसरे खिलाड़ी की मदद करे, और कल से उनको लगे कि यार मैंने इस बच्ची की मदद की थी, वो 10 जगह बोल रही है। सो ये मेरा हमेशा से रूल रहा, इसलिए फिर एक समय के बाद स्पॉन्सरशिप में दिक्कत आना बंद हो गई। अब तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे कोई जूनियर्स होते हैं या मेरे कोई स्टूडेंट होते हैं जो पहाड़ या कोई और एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि हम हमारे जन्मदिन पे हमारे बच्चे का जन्मदिन के रूप में इसको मदद करना चाहते हैं, आप हमें बच्चा बता देना। तो ऐसे ही हमने कई सारे बच्चों की मदद करवाई थी, कभी किसी की फीस भरवाते, कभी किसी को इक्विपमेंट दिलवाते, कभी किसी की एक्सपीडिशन की फीस भरवाते। तो अच्छे लोग भी है जो खुद से मदद करने के लिए आते हैं, और फिर हो जाता है, ईश्वर है, ईश्वर सब करा देता है। मेघा जी, आपने जो बेसिक इक्विपमेंट्स है, जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है, उसके अलावा आप लोग डाइट में क्या लेके जाते हैं? ड्राई फ्रूट्स होते हैं, किस प्रकार की आप लोग डाइट कैरी करते हैं वाइल क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट या कोई भी माउंटेन हो? ओके, सो एल्टीट्यूड पे क्या होता है, एल्टीट्यूड पे नॉर्मल खाना नहीं पचता है, और स्पेशली एवरेस्ट पे तो हार्ड फूड पचता नहीं है, क्योंकि वो शरीर वो ऑक्सीजन आपके दिमाग को देता है, आपके शरीर को नहीं देता। तो वहां तो आपका फेट खत्म हो जाता है, मसल्स खत्म हो जाता है, सेल्स तक मरने लग जाते हैं। हम लोग तो बर्फ खोद के पिघला के वहां सूप डाल के पानी पीते। बाद में आने के बाद मैं खुद 52 किलो की हो गई थी। तो वहां तो आने के बाद कुछ नहीं बचता आपके शरीर में। बाकी एक्सपेडिशन पे भी मैं शाकाहारी हूँ, तो मैं टमाटर, गाजर और यही अधिकतर खाती हूँ। तो हर जगह का फूड अलग अलग होता है, हर क्लाइंबर का बॉडी अलग होता है। किसी को ना स्मेल बहुत फास्ट जाती है, मुझे मैगी, इनकी स्मेल आने के बाद वॉमिटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा। किसी का अलग अलग समझ में आता है एक्सपेडिशन के हिसाब से। तो कुछ क्लाइंबर बिल्कुल ही नहीं खाते, तो वो लोग सूप और एनर्जेल पीते हैं। मैं उनमें से एक क्लाइंबर हूँ जिसको खाना नहीं जाता शरीर के अंदर, तो मेरे पास ऑप्शन हमेशा ये बचता है कि मैं एनर्जेल हमेशा पीती रहती थी।
ग्लूकोज पीती रहती थी, पॉजिटिव बनी रहती थी। तो मेरा यही है, वरना मैंने कुछ खाया मुझे वॉमिटिंग है, मैंने कुछ खाया तो मुझे बहुत कठिनाई होती है जब मैं पहाड़ चढ़ती हूँ। कुछ क्लाइंबर होते हैं जिनको नींद बहुत तेज आती है तो उनको तुरंत मीठा खिलाया जाता है, कुछ क्लाइंबर होते हैं जिनको चक्कर आता है, कुछ क्लाइंबर होते हैं जिनको चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है। तो सबका अलग 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 होता है, उसी हिसाब से डाइट भी व्यक्ति अलग अलग लेने की कोशिश करता है, पर हम हार्ड फूड फिर भी नहीं खा पाते। हम्म। हम्म। एंड मेघा जी, अगर डाइट की बात बारे में अगर बात एक तरफ रखे और लिक्विड इनटेक की अगर बात करें, तो नॉर्मल पानी वहां चलता है या सिर्फ ग्लूकोज वाटर? आ, पानी तो वहाँ ज्यादा पीने के लिए कहा जाता है ताकि हम एक्मेटाइज ज्यादा अच्छे से हो। हम लोगों का एक्मेटाइजेशन का एक ही रूल है, हम्म। खूब पानी पियो खूब यूरिन जाओ, खूब पानी पियो खूब यूरिन जाओ। जितना आपका बॉडी का ये सर्कल चलेगा आप उतना अच्छा एक्मेटाइज होगे। इसलिए आपको दिन भर आपको हाइड्रेट रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी धक 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 पूरे टाइम कंटिन्यू कर रही होती है, अपने आप से लड़ रही होती है। तो हम क्या करते हैं, कभी हम शहद का पानी पीने की कोशिश करते हैं, कभी हम टी बैग डाल के पीते रहते हैं। एक टाइम के बाद पानी पानी पी के परेशान हो जाते हैं ना, तो वहां तो हम बर्फ खोदते हैं, उस बर्फ को पिघला के पानी डालते हैं। उसमें मिनरल्स किसी में होगा किसी में नहीं होगा, कुछ में क्या होगा, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लेने की कोशिश करते हैं। सूप पीते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, कोई टी बैग डाल के पीते हैं। जिंजर लेमन हनी बनाने की कोशिश करते हैं वहां तक जब तक हमारा ब्यूटेन गैस जल रहा है, तो उसका उपयोग हम्म। करके। तो फूड अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। चैलेंज फूड की भी है, चैलेंज लिक्विड की भी है। अपने आप से लड़ तो आप रहे हैं, साथ ही साथ इन्वायरमेंट से भी लड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है वहां पर उपलब्ध डेड बॉडीज देख के। वो सिनेरियो बहुत ज्यादा हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जब आप उस तरह की बॉडीज, डेड बॉडीज देखते हैं, मेंटली क्या आप लोगों का अंदर में चेंजेस रहते हैं, या क्या मेंटली आपको ओवरकम करना पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपको भी लगता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं नेक्स्ट डेड बॉडी ना हो जाऊं। बिल्कुल लवली जी, यही वाला चीज हमारे मन में चलता है जब भी हम डेड बॉडीज को देखते हैं। तो एवरेस्ट की बात करें तो एवरेस्ट पे 350 से ज्यादा डेड बॉडीज है जो वापस नहीं लाई जा सकती। तो उनको सब गार्बेज बोलते हैं, जो अखबारों में छपता है कि ये गार्बेज पड़ा है वो गार्बेज पड़ा है, तो डेड बॉडीज गार्बेज है। मतलब मैं शब्द सोचती हूँ कई बार कि लोग क्या बोलते हैं, क्या क्या लिखते हैं। सो कई आप अभी गूगल पे डालेंगे माउंट एवरेस्ट डेड बॉडीज तो आपको ग्रीन बूट और ऐसे कई पता नहीं कितनी डेड बॉडीज के फोटोज आ जाएंगे। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम 3000 मतलब कैंप 3 के बाद जब जाते हैं 7900 मीटर के बाद, तब वो डेड बॉडीज जिसकी भी डेथ होती है वो आना मुश्किल हो जाता है बहुत। तो वो रास्ता वही है, तो आपको कई बार उनके बगल से क्रॉस करना है, कई बार ऊपर से क्रॉस करना है। तब सेम जो आपने शब्द बोला वो भाव अंदर चल रहा होता है कि यार ये भी तो वही करने आए थे ना, ये भी तो क्लाइंब करने आए थे, ये भी तो बहुत अच्छे क्लाइंबर थे ना, ये भी तो यही है ना। और ग्लेशियर मूवमेंट करता नई नई डेड बॉडीज निकल के आती है। तो कई 25 साल पुरानी डेड बॉडीज है जो आज थोड़ी वाइट हो गई है। यदि मेरी डेथ होती है और 25 साल बाद आप जाओगे तो मैं थोड़ी सी वाइट और दिखूंगी आपको, बस इतना अंतर आएगा, पर वैसी की वैसी दिखूंगी। कभी हाथ दिखेगा, कभी पैर दिखेगा, कभी क्या होगा। तो ये चैलेंजेस आने के बाद यही तो चेंज होता है कि जब हम पहाड़ से आते हैं, पहाड़ जाने से पहले हम अलग इंसान होते हैं। मैं थोड़ी ईर्ष्यालु थी, लोगों को देख के ईर्ष्या आती थी, और खुद की लाइन बहुत वैसी बढ़ाने की करती थी, डुप्लीकेट पर्सनालिटी थी कि मैं आपसे खुश हूँ नहीं हूँ पर मैं खुश दिखूंगी। पर एवरेस्ट आने के बाद ये चेंज हो गया। अब यदि मुझे गुस्सा भी आएगा तो मेरे चेहरे पे भी दिखेगा, मेरी आंखों में भी दिखेगा, मेरी बातों में भी दिखेगा। डुप्लीकेट आदमी बंद खत्म हो जाता है। और दूसरा, आपको ईर्ष्या बंद हो जाती है, आपको अपने कृत्या बढ़ाते रहते हो। तो कुछ कुछ चेंजेस पहाड़ से आने के बाद, इन दृश्यों को देखने के बाद आदमी बदल जाता है। मौत को छू के लिटरली आप वापस आप भी आई हैं। आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है कुलकर्णी जी का। एंड वो उस उनको उनका तो सिलेंडर आपको मिला ही, साथ ही साथ आपको जिंदगी से प्यार और ज्यादा हो गया। क्या जिंदगी की कीमत और पता चलने लग गई? मैं हर साल थाने जाती हूँ खाना खाने के लिए, दादा मतलब मुझे बुलाते हैं वे। जब मैं जाती हूँ तो वो मेरे को हमेशा बोलते हैं कि जब 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 मैं मेघा को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अंजलि की सांसें मेघा के अंदर चल रही है। तो राइट, ये राइट। ईश्वर का पता नहीं क्या चमत्कार था हमारे बीच की जब अंजलि मैम की डेथ हुई, मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। अचानक उनके शेरपा के द्वारा मेरे शेरपा को मिलना, ऑक्सीजन देना, और हमको काठमांडू में पता चलना कि जिस क्लाइंबर की मुझे ऑक्सीजन मिली थी बची हुई, वो थाने की थी।
ईश्वर पता नहीं क्या क्या करवाता है, बट मुझे वो मेरी सांसें अब मुझे पता है, मेरी जिंदा हूँ तो बहुत कीमती सांसें लेके जिंदा हूँ, तो मेरे को इनका उपयोग अच्छे से करना है। और इसका उपयोग आप रेगुलरली सोसाइटी को देके कर रही है। आप ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े आंदोलन की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। अभी भी सोशल वर्क में आपने डिग्री भी हासिल की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब आप आगे कहा किस ओर जाना चाहेंगी? पॉलिटिक्स में ही स्थिर करियर आपको आगे लेके जाएगा? और हाल ही में हमने ये भी देखा कि आपकी मुलाकात राहुल गांधी जी के साथ हुई और काफी डिस्कशन आप लोगों के बीच भी हुआ रिलेटेड टू माउंटेनियरिंग। उस एपिसोड के बारे में पहले हमें बताएं। मुझे लगता है कि यहाँ दोनों ही पार्टी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा रोल रहा। दोनों ही पार्टी ने मुझे इक्वली सपोर्ट किया, सपोर्ट नो किया। डाउट। दोनों ने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाने में बड़ा रोल निभाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया था मध्य प्रदेश की, तो सांची दुपसंग मध्य प्रदेश हैंडलूम वोटर अवेयरनेस का बीजेपी ने बनाया था। सो मुझे ये समझ में आया कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में ये होता है कि हमारे यहाँ की यदि बच्ची बड़ी मुश्किल से कुछ अचीव कर रही है, तो राजनीति छोड़ के इसको आगे बढ़ाओ ताकि 100 बच्चे आगे बढ़ जाए। ये मुझे मेरे मध्य प्रदेश की बहुत खासियत लगी। अब आती है बात एडवेंचर स्पोर्ट्स की और मेरे जीवन की। अब तो ये समाज का ही उधार जीवन है जो उनको वापस देना है। मेरा एक ही मोटो है अब कि मैं जितनी सांसें मेरे पास है वो मैं उपयोग करूँ ज्यादा से ज्यादा। अब मैं जब किसी की मदद करती हूँ तो मैं नहीं पूछती हूँ कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं नहीं पूछती तुम्हारा जिला कहाँ है, मैं नहीं पूछती तुम किस लिंग जेंडर के हो, मैं नहीं पूछती कि तुम्हारे घर किस विचारधारा को मानी जाती है, तुम क्या खाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अभी हम देख रहे हैं आपने काफी रुचि ली है स्कूबा डाइविंग में भी। 2022 तक ही वो मेरा अटेम्प्ट था जो पूरा हो चुका है। 2022 में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था डाइविंग में, अंडर वाटर डाइविंग में, जो सबसे कठिन रहा। मेरा जीवन के 2.5 साल पूरे उसी में गए। मेघा जी, हमारी बात अधूरी रह गई, आपने बताया नहीं राहुल गांधी जी के साथ क्या आपकी बातचीत हुई? तब जब वो मिले तब उनका ये था कि उनको भी क्लाइंबिंग और इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। पर्वतारोहण का एक्सपीरियंस कैसा होता है, किस तरह से होती है, ये सब चीजें उनके ढेर सारे प्रश्न थे जो उन्होंने मुझसे पूछे। 2-3 चीजें तो नोट भी करवाई कि नोट करो कहाँ होता है कोर्सेज। सो जब मैं प्रियंका जी से मिली तब उन्होंने कहा कि राहुल जी को ज्यादा जानकारियां मत दीजिएगा, उनका भी ड्रीम है एवरेस्ट सबमिट करने का। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। वही मैं कहूँ कि मेरी एक स्टूडेंट है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर है वो, उनका फ्लैग ऑफ देश के गृह मंत्री जी ने किया। कुछ कुछ चीजें जो होती है, यदि आप कुछ अच्छा करते हो तो वहां दोनों ही पार्टी आपको अप्रिशिएट करती है। करेक्ट। और एट द एंड ऑफ द डे मोटिव यही रहता है कि सोसाइटी की भलाई हो, समाज की भलाई हो। सहमत, बिल्कुल। बिल्कुल। मेघा जी, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे। अब आगे मेघा जी की क्या चेकलिस्ट है, बकेट लिस्ट है सोसाइटी की तरफ और खुद की लाइफ की तरफ भी? ये बहुत कठिन प्रश्न है। मैं तो कोशिश किए जा रही हूँ। खुद के लिए ये है कि मुझे समाज ने बहुत कुछ दिया, मुझे वापस देना है। जिस जगह से मैं निकली हूँ उस जगह का मुझे कुछ वापस देना है, वहां के बच्चों का हाथ पकड़ के उनको आगे लेके जाना है। खुद के लिए ड्रीम से है कि राजनीति में ईश्वर ने भेजा किसी मकसद से, गुस्से में आई थी, बट अब यदि यहाँ आ गई हूँ और जिस मकसद से आई हूँ, ढेर सारे तालाब खुदवाने हैं, ढेर सारे स्कूलों की मरम्मत करके ढेर सारे बच्चों को उनके उनके पहाड़ चढ़वाने हैं, ढेर सारी महिलाओं को उनके दैनिक जीवन में उनके पास पैसा रहने के लिए उनका काम का पैसा रहे, वो सब वो करे। एक अच्छा माहौल, अच्छा चीजें सोसाइटी में क्रिएट हो। स्पेशली मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पहला होता है ना, घर का सुधार सबसे महत्वपूर्ण है, वहां मैं करूँ। इसमें समय लगेगा तो मेरे को उस समय का कोई दिक्कत नहीं है। धैर्य के साथ पहाड़ नहीं चढ़ना सिखाया है, मैं उसमें लगी रहूंगी मेरी अंतिम सांस तक। एंड फाइनल बात, अब आपके पापा मम्मी आपको देखकर, आपकी उपलब्धियों को देखकर क्या कहते हैं और उन रिश्तेदारों को क्या कहते हैं? आज जस्ट मैं मम्मी पापा से विदा लेकर ही वापस शहर की तरफ आई हूँ। रिश्तेदार तो अब बगल में आके फोटो खिंचवाते हैं। मम्मी पापा आज भी थोड़े थोड़े परेशान रहते हैं। वो बोलते हैं हमारी सिंपल छोरी चाहिए थी हमारे, आज भी हम परेशान रहा है। तो माँ बाप खुश तो बहुत होते हैं मेरे लिए, और उनके लिए भी वो जीवन का सबसे कीमती दिन होता है कि मेरे पापा को लोग कंधे पे उठा के डांस कर रहे थे। तो वो पल देश की कैबिनेट में पिताजी और हमारा सम्मान हुआ। जब जब जीके की बुक में नाम आता है, पीएससी और जो सब पेपर होते हैं, पापा को भी लोग भेजते हैं कि आपकी बेटी का नाम आज टिक करके आए हैं हम गवर्नमेंट एग्जाम में। उनको बहुत खुश और बहुत प्राउड होता है।
मेरे पिताजी कई बार कहते हैं किसी का कोई का छोरा नाम चलाता है, हम भाग्यशाली कि हमारी छोरी नाम चला रही है। तो ये चीजें मुझे उस समय बहुत खुशी देती है कि चलो पापा ने शाबाश मेघा तो बोला, दूसरी थोड़ी देर बाद बोलते नालायक, और उस समय दो मेरे को बोलते शाबाश। तो वो उनका प्यार है। वो उनका प्यार है, करेक्ट, वो उनका प्यार है। मेघा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े लाइव, और ये एपिसोड में मैं खुद भी पर्सनली बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई हूँ आपके साथ, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे दर्शकों ने इतने सारे प्रश्न पूछे। अब आपकी बारी है जवाब देने की। बिल्कुल। तो उन्होंने भी अपना समय दिया और आप यहाँ जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद लवली थैंक जी। यू सो मच, थैंक यू सो मच मेघा जी। जी हाँ, मेघा परमार से हमारी बातचीत हो रही थी, और सभी दर्शक जिन्होंने यहाँ पे कमेंट्स अपने लिखे हैं, हमारी शहरों की शान हमारी दीदी, बिल्कुल वो शहर की नहीं, आपके शहर की नहीं, बल्कि पूरी इंडिया की शान है, एमपी की शान है। और इसी तरह हम एक के बाद एक और गेस्ट को इनवाइट करेंगे लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता में। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेघा जी से कोई भी आपको पर्सनली सवाल करना हो तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। शुक्रिया आज का एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ लाइव ओनली ऑन लेट्स अनकॉक विद लवली गुप्ता। मैं मिलूंगी एक नए एपिसोड में एक नए लाइव गेस्ट के साथ।